और अगर ये हमारा अधिकार नहीं देंगे तो कसम है मां गंगा की, यही से कूद कर जान दे देंगे, भले ही मेरा परिवार यतीम हो जाएगा, वो ठीक है। 1,37,000 जो पद हैं उसमें 69,000 शिक्षा भर्ती के बाद जितने भी पद खाली हैं उनके रिक्त स्थानों को भरने के लिए अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से मशक्कत कर रहे हैं। 53 दिन हो चुके हैं और हम आपको बताएं आज वो शिक्षा निदेशालय के पीछे जो पानी की टंकी है, हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि उसको जूम करके दिखाएं। वहाँ पे ये अभ्यर्थी चढ़ के अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो अभ्यर्थी मौजूद हैं उनके अंदर काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो भी 1,37,000 में रिक्त पद हैं उनको भरने की मांग को लेकर ये 53 दिनों से अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं और इनका साफ तौर पे कहना है अगर प्रशासन और शासन हमारी बात नहीं सुनता है तो हम अपनी जान को भी जोखिम में डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं आप पानी की टंकी पे चढ़ के आक्रोश अपना जाहिर कर रहे हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा, ये भी सोचने वाली और पूछने वाली बात है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनसे हम बात करेंगे। लगातार आप आंदोलन कर रही हैं 53 दिनों से, इको गार्डन में थी, क्या आपसे अभी तक कोई शासन प्रशासन के लोग मिलने आए? कोई नहीं आया सर। यहाँ तक कि हम लोगों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, हम लोगों के पास पैसा भी नहीं है। हम लोग जिस धर्मशाला में रह रहे हैं वहाँ से हमें निकाल दिया गया है, इसलिए कि हम लोग एकदम से हम लोग के पास पैसा कोई है ही नहीं। कैसे हम लोग जीवन यापन करें? कहाँ से आई हैं आप? हम वाराणसी से आए हैं। तो वाराणसी से आप अकेले आई हैं या कोई है साथ में? साथ परिवार भी साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि जब आप योग्यता को नौकरी अभी तक क्यों नहीं मिली। कौन कौन है आपके परिवार? हमारे परिवार मम्मी पापा, 2 भाई 2 बहन हम लोग हैं। और आज भी हमें समाज में योग्यता का मानक हम लोग पास किए हैं, उसके बाद भी समाज से हमको केवल ताना मिल रहा है। लोग यही हमको बार बार कह रहे तुम तो योग्य, तुम तो सुपरटेंडेंट निकाल चुकी, फिर आज घरों में क्यों बैठी हो, क्यों तुमको नौकरी नहीं मिली। इससे हम लोग का कितना बहिष्कार किया जा रहा है। और मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जब आपने योग्यता का मानक 60-65 लगाया था तो आज आपका 60-65 सड़कों पे घूम रहा है, आपको दिखाई नहीं देता। आज आपकी योग्यता का हनन हो रहा है, आपकी योग्यता का अपमान हो रहा है, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों आप भर्ती को नहीं पूरा करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है कि 1.37 लाख पदों को अगले 6 महीने में भरा जाए, लेकिन आज 6 महीने नहीं हुए। सरकार अपने वादों से क्यों मुकर रही है, क्यों भर्ती पूरा नहीं कर रही है? सरासर वो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रही है, जो कि गलत है सरकार। इसीलिए हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि अब हम लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि हमारे कुछ साथी जो है, जो कि आज योग्य होने के बाद भी पानी की टंकी पे बैठे हैं। आज इतने सरकार की गलत नीतियों के कारण हम लोग आज पानी की टंकी बैठे हैं। और अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है, और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को अब आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोगों को जो भी चाहिए वो लिखित में चाहिए। जब तक सरकार लिखित में नहीं देगी हम लोग यही अड़े रहेंगे, मरना होगा तो मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार उन आदेशों का पालन नहीं कर रही है। यहाँ पे महिलाएं हैं जो अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है, जिनका कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर कुछ भी करने को तैयार हैं। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? मैं कानपुर से। कानपुर से। तो आपके साथ कोई आया है या अकेले हैं? अकेले। तो कौन कौन है परिवार में? आप कब से धरने में मिली हुई है? 21 जून को सबसे पहले योग दिवस को हमने ही योग्यता दिवस के रूप में मनाया था करके, और 21 जून से अनवरत हमारी एक ही मांग है। योगी जी को ये बताना चाह रहे थे कि हम योग्य हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से 6 महीने 1 साल से बता रहे थे कि हम योग्य हैं, क्योंकि योगी जी एबीपी गंगा में बैठ करके बोले थे न्यूज चैनल पे कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योग्य अभ्यर्थी ही नहीं है जो अपनी योग्यता साबित करे और 1,37,000 पदों को पूरा भरे। लेकिन सरकार तो एक तरफ से ये कहती नजर आ रही है कि पूरी पारदर्शिता बरती गई है इसमें। अगर इसमें बढ़ती गई पारदर्शिता किसी भी तरह की, तो जब लिस्ट जारी हुआ था उसमें गुलाम क्यों छिपाए गए? गुलाम तो सरकार को सामने लाना चाहिए ना। ये पारदर्शिता नहीं है सर। ये मैं पारदर्शिता की बात, आपने पारदर्शिता की बात यदि उठाई है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन ये एग्जाम हुआ था उस दिन एग्जाम होने से, परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक हो गया था। उसके बाद भी सरकार के और शिक्षा मंत्री जी ने इतना घोटाला किया है इस परीक्षा के अंदर। पेपर आउट हुआ था 2 साल बाद, उसके एविडेंस मिले। परीक्षा आउट होने के 2 साल बाद भी एविडेंस मिले। पैसा बरामद किया गया, लोग जेल होके आए और वो लोग नौकरी कर रहे हैं। मायापति दुबे वाला विद्यालय। भर्ती को लेके क्या सरकार फेल है? पूरी तरह से फेल है, पूरी तरह से फेल है। और हम सरकार से यही कहना चाहेंगे, क्या आपको दोबारा शासन में नहीं आना है? क्या हमसे वोट नहीं लेना है? आप इतने कठोर कैसे बन सकते, जबकि आप स्वयं योग्यता के पक्षधर हैं? कहाँ गए आप? आपकी योग्यता कहाँ? क्यों योग्यता का मान सम्मान? तिरंगा लगा के यहाँ पे आंदोलन हो रहा है। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं। तो जो अभ्यर्थी हैं वो काबिलियत होने के बावजूद इस
जो धरने में शामिल है, और जो जिनका चयन हुआ है उनसे क्या नाराजगी है? चयन इसलिए नाराजगी है क्योंकि लोग 3 नंबर पा करके जो फेल अभ्यर्थी थे वो पास हो गए हैं, इसलिए हम लोग को नाराजगी। जब त्रुटि संशोधन का मामला जियो में नहीं था कि त्रुटि संशोधन, लेकिन तब भी सरकार ने त्रुटि संशोधन कर दिया और हम लोग जो है आज एकदम पीछे चले गए हैं। अगर त्रुटि संशोधन न किए होते, एकेडमिक न लगाए होते और 3 नंबर न दिए होते तो शायद आज हम लोग की यहाँ ना बैठे। आज हम लोग की जगह जहाँ स्कूलों पे है, आज हम लोग यहाँ सड़कों पे बैठे हुए हैं। आज योग्यता सड़कों पे बैठी हुई है और तब भी योगी सरकार को दिख नहीं रहा है। मैडम के पास और विजिट कर लेते हैं, सर से पूछ लेते हैं। इधर आपका क्या कहना, मतलब आपको लगता है कि जो भर्तियां हुई हैं, जो हो चुकी हैं, वो कितने योग्य थे और आप कितने योग्य हैं? मैम, योग्यता तो इसी पे साबित होती है कि जिन मार्क्सों से वो फेल हो रहे थे 2 या 3 नंबर से, जैसे जो कैटेगरीज डिवाइड करी गई 90-97 पे, जो फेल हो रहे थे वो पास करके आज आगे बढ़ गए, वो जॉब कर रहे हैं। और एट दिस टाइम हम लोग बैठे हैं यहाँ 100 से लेकर के 120 तक के मार्क्स वाले बैठे हैं बच्चे, कैंडिडेट जो बैठे हुए हैं, उनका शायद इस मेरिट एकेडमिक की वजह से नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन। उसका मेन कारण ही यही है कि जब टेट करा गया, सुपर टेट करा गया, तो एकेडमिक पर बात तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप किसी की परीक्षा कितनी बार लेंगे, एक रूल होता है। और पहली बात तो एकेडमिक जो आज 10 साल से जो पहले आज 10 साल पहले जो कर रहे थे, मतलब जिन्होंने हाई स्कूल एंटर किया था, उनके परसेंटेज में और आज के बच्चों के परसेंटेज में आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, मुझे ये बता दीजिए। क्या उनके पास मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आज के टाइम के जो युवा जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो आज के टाइम के बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ है? भी उसमें बहुत से ऐसे हो सकते हैं जिनका सिलेक्शन है और उनकी एज भी। आपका नाम बताइएगा। जी मैम, विजेंद्र कुमार मऊ अच्छा से। विजेंद्र जी, क्या कह रहे हैं? मेरा कहना, हम लोग आज गवर्नमेंट की वजह से आज यहाँ बैठे हैं मैम। उन्होंने 3 नंबर बढ़ाया होता और न एकेडमिक जोड़ा होता, आज ये दिन नहीं देखा जाता हम लोग को। कारण ये है कि देखिए 3 नंबर बढ़ने से लगभग 15 से 20 हजार जो फेल थे वो बढ़ गए। पहला रीजन तो हुआ। फिर एकेडमिक 2010 के बाद पहले का जो लोग हैं उन लोग का बहुत कम है। और जब 2-2 एग्जाम आप करा रहे हैं तो फिर एकेडमिक जोड़ने की क्या जरूरत है बताइए। आप जितना क्राइटेरिया किए थे 90-97, हम लोग उससे अधिक मार्क लेकर के 100-110 लेकर के आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं। देखिए ये क्या है, ये सभी तो योग्य बैठे हैं, ये सब योग्य हैं। बस उनसे यही प्रार्थना है कि जितनी सीटें बची हैं 1,37,000 की 22,000 इसमें ऐड करके बाइज्जत सबको नियुक्ति दे दे, बस बात खत्म हो जाए। नहीं तो देख रहे हैं ना कंडीशन ये होगा। बिल्कुल, तो सरकार से बस यही कहना है कि 53 दिन हो चुके हैं। खैर, ऊपर जो लोग चढ़े हुए वो किस लिए चढ़े हुए सर? क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई हम लोग का सुनने नहीं आ रहा। आज 53वां दिन हो गया हम लोग का, खाने के लिए पैसा नहीं है, एकदम हम लोग समझे कि टूट चुके हैं अंदर से। अब हम लोग ठान लिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम मऊ से हैं मैम। मऊ से मतलब 500 इतने सारे हमारे कैंडिडेट हैं जो बहुत दूर दूर से आए हैं। जी सर, आप अपना पक्ष भी रखें। मैम, मैं अवधेश कुमार रायबरेली से। जी, मैं कुल मिला के आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनसे जो जुड़े हुए जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उनसे ये कहना चाहूँगा कि हम लोग योग्य हैं, योग्यता का सम्मान हो। और योग्यता का सम्मान होने के साथ हम लोग इस उम्र के पड़ाव में आ गए हैं कि हमारा ये अंतिम अवसर है। इसके बाद हम लोग ना एग्ज़ाम दे सकते हैं या ना कुछ कर सकते हैं। हम लोग 100+ मार्क्स लेके आए हैं सुपर टेट में, यही दिन देखने के लिए कि धरने पे बैठे अपनी सिर्फ योग्यता सिद्ध करने के लिए। योग्यता सिद्ध करने के लिए हम लोग कम से कम, आज हमारा लोगों का 53वां दिन है। हमारी गवर्नमेंट या उसके संबंधित जितने अधिकारी हैं हम लोगों की बातें नहीं सुन रहे हैं और हमारे भाई बंधु टंकी पे चढ़े हुए हैं। वो तो मतलब आप लोगों से ये 53 दिन हो गए, कोई भी शासन प्रशासन या जो इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई भी मिलने नहीं है, कोई सुलह, कोई भी जो साझा किया है, कोई भी साझेदारी, कोई भी बात हुई या नहीं? को छोड़कर बाकी कोई नहीं आया। हाँ जी, पुलिस प्रशासन को छोड़कर बाकी अब तक कोई शासन के अंदर से नहीं आया। तो पुलिस यहाँ पर आई, आपको किसी से मिलवाने ले गई? कोई बात हुई? किसी से भी नहीं मिलवाया गया। चलाती है हमारी बहनों का, कल जो कि चूड़ियाँ उड़ियाँ सब फोड़ दी, घसीट का बाँह पकड़ के ले किसी को चोट लगी है? कैमरामैन प्लीज और फोकस करें। ज्यादा चोट लग जाए पर हमारी योग्यता के साथ चोट न लगाएं, यानी कि हमारी जो सम्मान के साथ चोट न लगाएं। बीजेपी एक ही मुद्दे पे यहाँ आई थी, न जाति पे आई थी न धर्म पे आई थी। बीजेपी आई थी युवाओं के मुद्दे पे, बीजेपी आई थी योग्यता के मुद्दे पे। और बीजेपी ने खुला विरोध किया था सपा सरकार का जब उन्होंने एकेडमिक के आधार पर कांस्टेबल की भर्ती की थी। और आज बीजेपी स्वयं जिस मुद्दे की वजह से आप आए थे सत्ता में, आज आप खुद ही एकेडमिक के आधार लगा करके हम सब योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर रहे हैं, जबकि हम सब बीजेपी के टाइम के किए हुए हैं हाई स्कूल इंटर। बस हमारा दोष इतना है, आप क्यों नहीं कहो, आप उसमें वो कर देते
मार्क का जी जी, मार्क्स का जो है हर परीक्षा में, हर परीक्षा वही तो नॉर्मलाइजेशन हर परीक्षा में होता है, स्केलिंग कराया जाता है नंबर का। आप स्केलिंग करवा देते मैम, 180 नंबर फ्री में मिलते हैं बच्चों को। हमारा वो कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैम हम जिस समय पे पढ़े, लेकिन इनका जो चयन हुआ उससे विरोध नहीं है, लेकिन बस इनका कहना इतना है कि जो रिक्त पद है, युवा सड़कों पर उतर आया है योग्य होते हुए भी। यहाँ पे ये सब धरना दे रहे हैं, तो आप सब देख सकते सरकार जो एक पूरा वादा करके आई थी कि चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इन युवाओं की उम्मीद और मजबूत हो जाती है कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा ही चयन करेगी। लेकिन होता क्या है, सब कुछ बर्दाश्त है मैडम, लेकिन हमारे बहनों को हाथ पकड़ के, चूल्हा पकड़ के, उनका शरीर पकड़ के महिला पुलिस आई थी कि जेंट्स? महिला पुलिस इक्का दुक्का थी, और बाकी हाथ किसने लगाया, महिला पुलिस ने कि जेंट्स ने? पहले तो मैम जेंट्स पुलिस हमारे सामने आ गई थी, तो हम लोगों ने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप लोग हमें हाथ नहीं लगा सकते हैं। मुद्दे की बात बताइए कि आपको हाथ किसने लगाया? वहाँ पर हम लोगों को स्टार्टिंग में पहले जेंट्स पुलिस कवर अप कर रहे थे, इसके बाद में फिर उनके पास चूंकि उस समय महिलाएं नहीं थी, 1 या 2 महिलाएं थी, फिर उन्होंने महिला कांस्टेबल्स को बुलाया, जिन्होंने हम लोगों को खींच के हम लोग गाड़ियों में डाला। अच्छा, अमानवीय परिचय दिया है पुलिस ने। मैं बीजेपी सरकार से यही कहना चाहती हूँ, जिस तरह आपने महिलाओं के साथ बर्बरता की, जो कि अपने अधिकार की लड़ रहे हैं, योग्य है और हम लोगों की मांग जायज है, कोई नाजायज नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद भी महिलाओं को ये लोग घसीट रहे हैं, सड़कों पर ले जा रहे हैं। क्या सरकार को अब नहीं किनारे जा रहे थे, सिर्फ हमें ये था कि हमें मीडिया कवरेज मिल जाए, हमारी बात मीडिया के माध्यम से योगी जी तक पहुँच जाए, इसलिए आगे बताइए। मैम, पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को धमकाया जाता है कि हम लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर लिखाई जाएगी, और कल भी यही हुआ था। नाम बताइए अपना। दीपक कुमार नाम है मेरा, मैं हापुड़ से आया। तो ये क्या कह रहे हैं कि प्रशासन इनको भड़का रही है, डरा रही है, धमका रही है कि इस जगह को खाली कर दे। एक बार जरा प्रशासन से बात कर लेते, क्या ये सही कह रहे? सर नाम बताएगा अखिलेश जी, बताइए जो कह रही है अभ्यर्थी यहाँ पर, ये सही कह रहे हैं कि आप लोग इनको डराते हैं, धमकाते हैं? पुलिस किसी को डराती धमकाती नहीं है। पर ये तो बोल रहे, दीपक जी तो बोल रहे ना, दीपक जी ये झूठ बोल रहे हैं। यही हुआ है, हम पे झूठे मुकदमे ठोकने के लिए। आइए हम लोग जब यहाँ से कल जा रहे थे, हाँ, हम लोग अपना शांतिपूर्वक धरना लेके जा रहे थे, और बिल्कुल शांतिपूर्वक, कोई ऐसा कोई हमने उपद्रव या कोई इस तरीका का नहीं मचा रहे थे। तो ये पुलिस प्रशासन गाड़ी लेके पहले आगे पहुंचा। ठीक है, आप लोगों का काम है, हमें रोक सकते हैं, लेकिन आप हमें धमकी कैसे दे सकते हैं? क्या हम क्रिमिनल हैं? हम अपनी आवाज बताइए सर, जवाब दीजिए, क्या कह रहे हैं? ये जो टंकी पे चढ़े हैं सही है मैडम? सही है या नहीं है वो बात नहीं, बात ये है कि आप इनको यहाँ से डराते हैं, धमकाते हैं, भगाने के लिए कुछ भी कोशिश करते हैं। किसी ने कोई नहीं किसी को डराया। ये जो चढ़े हैं, ये टंकी जर्जर है। मैं ये जो लिखित कहाँ टंकी पे चढ़े हैं मैम, ये जर्जर टंकी है, ये अपनी जान को खतरे में डाले हुए हैं। इस खतरे में क्यों डाला ये तो आपको भी पता है। मेरा काम ये जान को अपने खतरे में डाले, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल जिम्मेदार वाली बात अलग सर। यहाँ पे जो महिलाएं बैठी है, जो पूछ है बिल्कुल सही कि जर्जर है, वो चढ़े इसलिए है, उनकी मांग नहीं पूरी हो रही तो उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला। सही है मैम, ये आत्महत्या नहीं मानी जाएगी मैम, ये हत्या मानी जाएगी, क्योंकि हम और इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। तो सबका साथ सबका विकास कहाँ तक सही हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है। सबका साथ सबका विकास क्या यूपी में दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? योग्य अभ्यर्थी सड़कों पे है। और योग्य महिला कांस्टेबल भी हमें नहीं दिख रही हैं। आपको तो दिखाई देगी, आ रही है। अच्छा पीछे है महिला कांस्टेबल यहाँ पर? यहाँ नहीं है, पीछे हो तो नहीं मालूम, यहाँ नहीं है। सुबह से हम लोग यहाँ, चलिए वो हम देख लेंगे। लेकिन अगर आप लोग धरना दे रहे थे इतने, ये धरना और कितने दिन चलने वाला है? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं देते हैं हमारी सीटों को ऐड करने के लिए, और अगर हमें यहाँ से हटाया गया, हमें यहाँ से हटा करके अगर हमें यहाँ से हटाने की साजिश की गई, तो मैम सारे बच्चे ऊपर होंगे और उसमें कोई भी दुर्घटना होगी तो उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं होंगे, सरकार और प्रशासन होगा। हम मर कर जाएंगे, लेकिन हम बिना मरे अपनी जान जोखिम में डालने को ये सारे अभ्यर्थी तैयार है। तो अखिलेश जी आइए, अब जाइए, नहीं हम खड़े हैं यहाँ पे आपसे बात करने, आ जाइए। नहीं बिल्कुल, क्यों बात क्यों नहीं करनी? आप प्रशासन है, ये जो इतने सारे लोग हैं यहाँ की आप देख रेख कर रहे हैं। अब आप हमको ये बताइए, समस्या का समाधान क्या है? इनके यही हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अब इनको यहाँ से कैसे हटाएंगे? लाठी चार्ज करेंगे, कोई और व्यवस्था अपनाएंगे, क्या कहेंगे बताइए। मैडम इनकी मांग क्या है?
मांग तो सुनिए पहले। क्या मांग आप बताइए ना, आप तो यहाँ धरने में बैठे हैं ना। क्या मांग है? आप एक आदमी जो मुझसे डिस्कस कर सकता है, एक को बुला दीजिए। कौन आएगा? कोई है आपका लीडर? कौन है? डिस्कस कर सकता है, उसको बुला दीजिए। एक लीडर को आप ही आ जाइए, आप ही आइए मैम जी। ये दो लोग आमने सामने, आप लोग थोड़ा थोड़ा ना जगह दे दीजिए। आप अपनी मांग बताइए। बताइए हमारी मांग ये है, जो आपकी मांग है सीधा मुद्दे की बात बताइएगा। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में 1.37 लाख पदों को भरने के लिए कहा था, लेकिन सरकार उन वादों को भूल गई है। आज हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हम सब मुद्दे की बात बताइए, क्या चाहती है? हम यही चाहते हैं कि जो 68,500 की शेष 22,000 पदे हैं, उनको पूरा करके 1.37 लाख पदों को पूरा करे सरकार। बस हम यही चाहते हैं। इनसे मैम पूछिए कि आप, मैं जो बता रहा हूँ इसमें मैं पूछूंगी नहीं, आप दोनों साक्षात्कार यहाँ पर हैं, आप बताइए। इसमें आप बताइए कि क्या वैकेंसी थी, कितनी? सर इसमें बस इतना। हाँ, इसमें 69,000 वैकेंसी थी, जिसमें सरकार की अनियमितता के चलते पेपर आउट होता है। इसके बाद सर मैं अपनी पूरी बात इसलिए कहूंगी सर, क्योंकि रामकली फूलकली जैसी महिलाएं, डीजे वाले बाबू जैसे लोग जो राष्ट्रपति का नाम नहीं जानते थे, वो 142 143 नंबर लेके आए। इसका मतलब है कि सीधे सीधे पेपर में अनियमितता हुई और पेपर आउट हुआ। इसके बावजूद भी सरकार ने नहीं माना। 1,37,000 बच्चे पास नहीं थे मैम, लेकिन 3 नंबर कॉमन देके 1,37,000 बच्चे पास हो गए मैम। वो हमारी गलती नहीं थी, वो गलती सरकार की थी। आपने 3 नंबर कॉमन क्यों दिए? उससे तो योग्य अभ्यर्थियों का ही अहित हुआ। मैं बीजेपी आई ही इसी मुद्दे पे थी कि कांस्टेबल की वैकेंसी सपा सरकार ने एकेडमिक के मुद्दे पे की थी। एकेडमिक से भर दिया था उन्होंने पूरी पुलिस की वैकेंसी, जिसपे यही बीजेपी मैम सड़कों पे विद्रोह की थी और कह रही थी। अभी क्या है? हाँ, बताइए सर। जैसे मैम ये बता रही हैं कि 3 नंबर एक्स्ट्रा दिया गया, तो अगर इनको कोई शिकायत थी अगर, तो ये कोर्ट में जा सकती है। जो सर कह रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रश्नों में कोई शिकायत नहीं थी। उन 3 प्रश्नों में कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं था जिसमें उन्होंने कॉमन नंबर दिया। इसमें रीजन मैं बताती हूँ मैम, उसका भी एक रीजन था मैम। आप लोग शायद एक लोग आराम से बताएं, हम यही प्रशासन नहीं आ रही है। उसमें सिर्फ रीजन ये था कि जो शिक्षा मित्रों का नेता था मैम, वो फेल था। इनसे कराने के लिए कॉमन नंबर दिया गया था। इनकी भी सुन ले, क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम इनकी जो मांग है, ये जो मांग जो चीज है, इनसे पहले पूछ लीजिए कि इनकी क्या मांग है और कितना एलिजिबल है इस मांग के लिए। अगर ये विधिक रूप से एलिजिबल है तो उनकी जो मांग है हमको बता दें, फिर आप हमसे क्वेश्चन करेंगे। सुन रही है क्या कह रहे हैं अखिलेश जी कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इन्हें बताइए। तो बताइए आप एलिजिबल हैं? यस मैम, मैंने क्वालिफाई किया है एग्जाम, और मैंने जो लोग नौकरी पे बैठे उनसे ज्यादा नंबर लाके क्वालिफाई किया, तो मैं एलिजिबल कैसे नहीं हूँ मैम? बताइए सर। इसमें परीक्षा 2 भाग में हुई थी। परीक्षा एक ही भाग में हुई है। आप देखो कंफ्यूज। परीक्षा एक भाग में हुई है, कहने का मतलब में कि 2 भाग में? क्योंकि जो 69,000 मैं सब सर आपने बोला 69,000 की बात कर रहे हैं, लाइव चल रहा है मैम। 1,37,000 पद थे, आपने कहा इस परीक्षा की बात कीजिए, इसलिए मैंने बोला। दो पार्ट में परीक्षा हुई। 2 पार्ट में परीक्षा हुई, 68,500 और 69,000। एक मिनट, एक लोग अपनी बात रखे, आप बताइए। हाँ मैम, इन्हीं से पहले इन्हीं सर से पूछ लेते। परीक्षा 2 पार्ट में हुई थी। पहले पार्ट में पहली पार्ट में 68,500 की वैकेंसी आई थी, उसमें आप बैठी थी। उसमें हमें मौका नहीं दिया गया। कितने लोग कोई बैठा था? बताइए। मौका नहीं दिया मौका नहीं दिया गया मैम, मौका नहीं दिया गया। पूछ आप उतना ये पूछिए कि आप ध्यान से सुनिए और जवाब दीजिए। बताइए। अभी बता रहे हैं कि पहले वाले परीक्षा में बैठी ही नहीं, कोई नहीं बैठा। बीएड वालों को योग्यता नहीं दी गई, ठीक है। आप इनसे पूछिए कि अगली परीक्षा हुई कब हुई। बताइए मैम। दूसरी परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई मैम। वैकेंसी थी 69,000 मैम। सब गुजारिश है कि अगर इनकी तरफ से एक लोग बोल रहे हैं तो प्लीज आप ही जवाब दें और सवाल करें, है ना? हाँ बताइए मैम। मैम 69,000 पद निकाले गए, उस टाइम भी बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया मैम। दूसरी बार उसमें भी बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया मैम। मैं बता रही हूँ सर, टोटली मैं बता रही हूँ। 3 साल से सर ये मुद्दा चल रहा है, और 3 साल से शुरू से हम लोग इसी चीज का बताइए। अब मैम जहाँ तक मुझे जानकारी है, दूसरी बार जब ये परीक्षा हुई, पहली बार में ये लोग एग्जाम में बैठे ही नहीं। ये लोग पहली बार नहीं बैठे, ये लोग नहीं बैठे। दूसरी बार जो एग्जाम हुआ उसके मेरिट लिस्ट में इन लोगों का नाम ही नहीं आया। बताइए मेरिट लिस्ट में नाम आया कि नहीं? आया मैम। मैम हम लोगों ने क्वालिफाई किया, पूरी मेरिट लिस्ट बनाई गई। 1,37,000 कुछ बच्चे कर रही हैं
ये कंफ्यूज नहीं, ये कह रहे हैं कि दूसरी बार जो उन्होंने पेपर दिया मेरिट लिस्ट में इन सबका नाम आया। ये तो नहीं है 69,000 में आए। बताइए 69,000 की जो चयन लिस्ट बनी, मैं वही चीज बता रहा हूँ। पहले क्वालिफाइंग लिस्ट आई सर, पहले क्वालिफाइंग लिस्ट आई कि कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, तो हम लोगों ने, सारे लोगों ने क्वालिफाई किया, क्योंकि इन्होंने माना कट ऑफ 91 कट ऑफ। जो दूसरी बार जो कट ऑफ आया उसमें आप लोग कोई था? ये सब है, आप नहीं समझ पा रही हैं। आप कट ऑफ की बात कर रहे हैं ना, कितनी आई दूसरी मेरिट लिस्ट? एक मिनट शांत हो जाइए प्लीज। हाँ बताइए। जो चयन हुआ था, जो लोग सेलेक्ट हुए थे, उनकी मेरिट कितनी गई थी? सर जब पहले रिजल्ट आया, रिजल्ट में हम सब ने क्वालिफाई किया। ये पूछ 1,46,000 पदों के लिए। कैमरा ऊपर फोकस कर दे एक बार। बताइए जो सर पूछे सिर्फ उनकी बात का जवाब दीजिए, बिना इधर-उधर बात नहीं। मैं बता रही हूँ सर एक मिनट रुक जाइए, बात चल रही है। मैडम 111 देखिए पास है। देखिए मैम, 90 नंबर वाले जो आप आप देखिए क्वालिफाइड नहीं दिखा रही है सर को दिखाइए। हाँ मैडम, इनसे ही पूछिए कि कितने पे चयन हुआ था? बताइए हम दूसरे 97 प्रश्नों पे चयन था जनरल कैटेगरी का, 90 प्रश्नों पे चयन था अदर, मतलब जो रिजर्वेशन कैटेगरी। हाँ रिजर्वेशन कैटेगरी का। अरे बिल्कुल क्लियर सर को बता दीजिए। सर को अभी भी लग रहा है कि कंफ्यूज आप कर रही हैं। आप सर को बताइए दूसरी मेरिट में नाम आया, कितने नंबर की कट ऑफ गई? जी मैं वही बात कर रहा हूँ सर। पहले तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें प्लीज। मैम एक काम करते हैं, पहले सर बिल्कुल नहीं, देखिए एक तो नहीं सुन सकते, हम दोनों पक्षों को सुनेंगे, कौन सही है कौन सही नहीं है। शांत हो जाइए, एक मिनट। आप देखिए मैम क्वालिफाइड, आप देखिए मैम 111 नंबर। पहले हम एक तरफ एक बात सुनिए, जी बताइए। 72,800 के जो 6,000 पद बचे हुए थे वो 68,500 में कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए, तो आप 68,500 के 69,000 में कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं कर जा सकते हैं? बताइए आप। शिक्षा भर्ती में जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, 1,37,000 में जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए ये लोग टंकी पे चढ़ गए हैं। अपना आंदोलन 53 दिनों से लगातार जारी रखे हैं और आज ये शिक्षा निदेशालय के पीछे जो टंकी है उसके ऊपर चढ़ गए हैं। हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे जरा नीचे का व्यू दिखाएं, कितनी ऊंचाई पे ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं हम उनसे बात करेंगे। आखिर अभी हमारी जो पुलिस प्रशासन से बात हुई है, उनका कहना है कि 5 सदस्यीय टीम आप अपनी भेजिए और हम शिक्षा निदेशक से आपकी मुलाकात करवाएंगे, आप रूबरू होकर बात कर लीजिए। सर हम कल शिक्षा निदेशालय पे थे, हमसे कहा गया कि आप लोग परेशान मत होइए, 3 बजे शिक्षा डीजी मैम ने कहा कि 3 बजे हम आपसे मिलेंगे, और 3 बजे वो नहीं मिली और वो चुपके से पीछे के रास्ते से अपनी गाड़ी लेकर निकल गए। सर हम लोग मर रहे हैं, 52 दिन से यहाँ पे मर रहे हैं सर। हम लोगों की नौकरी के लाले पड़ गए, 110 105 नंबर ला के आज हम लोग अयोग्य हो गए हैं। ये शिक्षा निदेशालय हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है सर। आज हम यहाँ पे चढ़े हैं तो हम मजबूरी में चढ़े हैं, हमारा परिवार, हम अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पे चढ़े सिर्फ एक नौकरी के लिए कि 3 नंबर सरकार ने बांटा है। 3 नंबर बांटा है, किसको बांट दिया सरकार ने? अगर 3 नंबर हमको तो नहीं मिला, किसको दिया सरकार ने 3 नंबर? तो जान जोखिम में डालने की क्या नौबत आ गई? जान जोखिम सर, 52 दिन से हम हाथ जोड़ के कर रहे हैं सरकार से, डीजी साहब से। क्या कोई शासन प्रशासन का बंदा मिलने नहीं आया? आज तक कोई मिलने तक नहीं आया। मुलाकात नहीं हुई आपसे? निदेशक से डीजी साहब जो पिछले वाले थे वो भी आज तक नहीं मिले, और ये जो नहीं आई है वो कल हम लोगों को जैसे बीजेपी सरकार जुमला दी है वैसे ही कल वो हमको जुमला देकर चली गई कि 3 बजे मिलेंगे, और 3 बजे चुपके से अपना मुंह चुरवा कर पीछे से गाड़ी से भाग गई। वो सोचिए इस तरीके से हम लोगों के साथ व्यवहार हुआ तो हम आज कब मिलने जाए? अब या तो मरेंगे या तो जिएंगे, वो खुद आकर हमसे मिले। अब आखिर आपको अपने क्या परिवार की चिंता नहीं है जो आप इतनी ऊंचाई पे आके चढ़ के अपनी मांगों को पूरा करवाने की मांग कर रहे हैं? परिवार की मांग के लिए तो हम डले हुए हैं। परिवार से आए हैं आप? हम आगरा से आए हैं। ये बताइए हम इतनी ऊंचाई पे क्यों चढ़े हुए? हम तो वैसे ही मर गए। ये बताइए 40 साल की उम्र हो गई, 114 नंबर ला करके बाहर पड़े हुए हैं। अब हम इससे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकार या तो हमें ये मंशा जता दे कि आपकी सीटों को ऐड कर दिया जा रहा है, जो योग्य अभ्यर्थी उनका चयन किया जाए। 90 नंबर ला करके नौकरी कर रहे हैं। हम इतने गरीब घर से, ये बताइए घर परिवार की एक ही उम्मीद है, और वो भी यहाँ पे डले हुए हैं, मम्मी पापा बच्चे सबको छोड़ कर यहाँ पड़े हुए हैं। बताओ क्या करें? हम कूदेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे? अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम यहाँ से कूद जाएंगे। यहाँ पे और भी अभ्यर्थी हैं,
असल में हमारी अभी बात हुई है पुलिस प्रशासन से। आप नीचे थोड़ा सा अगर आ सकते हैं तो आ जाइए, संभाल के आइएगा। प्रशासन से हमारी बात हुई है, जिनका कहना है कि आप 5 सदस्यीय टीम भेज दीजिए और हम निदेशक से आपकी मुलाकात करवाएंगे, सर हो सकता है हल निकल जाए। तो इस पे आप लोग सहमत क्यों नहीं है? सर कल हम लोग वहीं बैठे हुए थे, हमारा धरना कल SCRT हो रहा था। मैम जो है पिछले दरवाजे से पीछे से निकल गई। तो कल की बात कल को छोड़ दीजिए ना, आगे की सोचिए। आखिर ये जान जोखिम में डालना कितना सही है? टीम जो है मंत्रियों के पास जा रहा है, प्रतिदिन जो है हम जनप्रतिनिधि जो हमारे विधायक सांसद सबको जो है हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, मगर आज तक इन लोगों ने कोई भी इस पे निर्णय नहीं दिया है। सिर्फ मौखिक आश्वासन दिया गया है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जब तक आप लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा हम लोग उतरेंगे नहीं। आज की मुलाकात में मीडिया भी शामिल हो रही थी, जिसमें साफ तौर पे ACP का बयान था हमारे कैमरे पे कि आप चलिए हमारे प्रशासन से, हम आपको निदेशक से मुलाकात करवाएंगे, जिसमें हम भी रहेंगे, मीडिया भी रहेगी। तो क्यों नहीं आप? सुनिए, हम लोग DG साहब से 3 बार 4 बार मिल चुके हैं, आश्वासन देते हैं, कहते हैं ये नेता तय करते हैं, कैबिनेट तय करता है। ये सिर्फ कैबिनेट तय करता है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो सरकारी नौकर हैं। बताइए, ऐसे बयान देते, अगर आज मिल लेते तो ये भी यही बात करते हैं। फिर तो मीडिया के सामने ये बात होती तो सरकार तक पहुंचती ना? पहुंचती है, सरकार भी आश्वासन देती है सिर्फ कि हम विचार कर रहे हैं। 52-53 दिन होगा, कब तक ये विचार करते रहेंगे? बाद में इलेक्शन आ जाएगा, बाद में ठंडे बस्ते में सब कुछ चला जाएगा। तो क्या नतीजा निकलेगा इसका? इसका नतीजा यही निकलेगा जैसे राजस्थान में हुआ, वैसे कहीं न कहीं हम सरकार विचार करेगी और सीटें जोड़ेगी और योग्य वर्ग के साथ न्याय करेगी। अगर किसी की जान चली जाती है, ये खतरा जो उठा रहे हैं आप लोग, कौन जिम्मेदार होगा? आप ही लोग को जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार सरकार होगा। सरकार आप लोगों को जिम्मेदार ठहराएगी कि जिम्मेदार प्रशासन होगा, सरकार होगा। मजबूर कर रही है सरकार मजबूर की है हम लोगों को इस स्तर पर आने के लिए। सरकार ने हम लोगों को मजबूर कर दिया है कि हम आज ये इतना बड़ा कदम उठाए हैं। अगर सरकार चाहती तो हम लोगों को कब का घर पहुंचा दी होती, हम लोग घर गए होते और सरकार की वाहवाही कर रहे होते। लेकिन आज सरकार ने हम लोगों को मजबूर कर दिया है कि हम लोग अपना परिवार छोड़कर यहाँ पे मरने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है सरकार की वजह से, एक DG की वजह से, शिक्षा निदेशालय की वजह से और शिक्षा मंत्री की वजह से, जिसने 3 नंबर कॉमन बांटा है। मांग पूरी करेगा आपकी सरकार? मांग पूरी करेगी। DG से मिलिए तो पहले। DG से अब नहीं मिलना है, DG अब खुद आके मिले। कल हम लोग गए थे DG से, उन्होंने हम लोगों को जुमला दिया, हम लोगों का सम्मान नहीं है। अगर DG का सम्मान है तो हम लोगों का भी सम्मान है, क्योंकि हम लोग अभी पेपर देकर है, हम लोग कटाव गिराने की मांग नहीं कर रहे हैं। हम योग्य हैं, अपनी योग्यता साबित किए हैं, 2 पेपर पास कर हम यहाँ पे आए हैं और हम अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं इनसे। हम कुछ इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। और अगर ये हमारा अधिकार नहीं देंगे तो कसम है मां गंगा की, यही से कूद कर जान दे देंगे, भले ही मेरा परिवार यतीम हो जाएगा, वो ठीक है। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार, मेरे माँ बाप है, मेरे 2 भाई है, 1 बहन है। शादी हुई नहीं आपकी? अभी शादी नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? अभय श्रीवास्तव। अभय जी, अगर आप अपनी जान जोखिम में डाल देंगे तो परिवार को क्या सपोर्ट रहेगा? आप उनके सब कुछ हैं अभी इस वक्त। हम तो एक उम्मीद भी है कि आप आज नहीं कल अपनी शिक्षा में आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, आपको नियुक्ति मिल जाएगी। नहीं आ पाएंगे सर। ये कोई हादसा हो जाता है और हादसा होने के बाद मांग पूरी हो जाती है, अगर मांग पूरी हो जाती है तब किसी के साथ हादसा हो जाता है तो वो तो अभ्यर्थी अपनी जान गंवा देगा ना। जैसे अभी अगर सर बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं इस मांग को लेकर। अगर सर मेरे जान देने से मेरे भाइयों की नौकरी लग जाती है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन हाँ, मेरी मौत का जिम्मेदार स्वयं BJP सरकार होगी और कोई नहीं होगा। तो क्या 2022 चुनाव में इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है? इसका नतीजा 2022 में इनको भुगतना पड़ेगा। जितना हम लोगों ने योगी जी की जय जयकार की है, आज रो रहे हैं। योगी जी को अपना दिन भूल गया जब वो संसद में रोए थे, और मैं, मेरे पिताजी से लेकर मेरे बाबा जी से लेकर सब BJP समर्थक हैं। मेरा पूरा परिवार 170 वोट है और पूरा BJP समर्थक है। जब योगी जी रोए थे हम लोगों को बहुत कष्ट हुआ था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संसद में रोए हैं, और हम लोगों ने प्रण किया था कि किसी न किसी दिन BJP को सत्ता मिलाएंगे। लेकिन हमको नहीं पता था कि जिसको सत्ता मिलाएंगे, जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, वही हमको रोने पर विवश कर देगा। यहाँ पे देखिए कितना आक्रोश है अभ्यर्थियों में। और एक बार फिर से कैमरामैन से कहेंगे कि नीचे का दृश्य दिखाए कि जो कितने खतरनाक मंजर है। और ये माँ गंगा की भी कसम खा रहे हैं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम यहाँ से छलांग लगा देंगे। आखिर ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अगर किसी भी अभ्यर्थी की यहाँ से गिर के जान चली जाती है या कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदारी होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अब देखना ये होगा कैसे इनकी मांग पूरी होती है, कैसे ये टंकी से नीचे आते हैं। इसके लिए जुड़े रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।